तो हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए, आज यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए जो एग्ज़ाम होना है इसका, तो उसी के लिए आज यहाँ पर वीडियो आने वाली है। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ पर आपको सिलेबस में जो दे रखा है, इन्वायरमेंट भी है थोड़ा सा, बायो में आपको बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आपको यहाँ पर देखना है, एनसीईआरटी से वहाँ पर पूछा जाना है। तो आपको वहाँ पर सिलेबस में साफ साफ लिखा है। तो दोस्तों, आज वहीं पर देखते हुए आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपको जो है हमारे साथ जुड़े रहना है, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के वीडियोस आपको डेली मिलते हैं। तो आज की क्लास जो होगी ये है लैब असिस्टेंट के लिए। तो साइंस से रिलेटेड जो भी यहाँ पर एग्जाम होते हैं तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, आपको जो है एक एनसीईआरटी पर ही निर्भर नहीं रहना है। आपने यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता 1 दरोगा का, तो वहाँ पर दिया था सिलेबस में हमको 10th लेवल का, लेकिन सिलेबस में 10th लेवल दिया था और एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे आप लोगों को खुद यहाँ पर पता है। तो उसी तरह यहाँ पर आपको लैब असिस्टेंट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना है। तो देखिए, आज का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, पूरे हम यहाँ पर डिटेल से इस क्वेश्चन को समझेंगे कि कहाँ पर इसका क्या अर्थ निकलता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विभिन्न जीव पर्यावरण के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, न सिर्फ जीवित रहने के लिए बल्कि प्रजनन के लिए भी। यह कथन संबंधित है। तो यहाँ पर साफ साफ आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको जो है यहाँ पर राइट आंसर बताना। तो यह कथन किससे संबंधित है आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए, यहाँ पर सभी जो ऑप्शन है उनको पढ़ने में यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है शरीर क्रियात्मक पारिस्थितिकी। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो, अगर आप इस कथन से जो क्या समझें तो आप हमें यहाँ पर कमेंट भी बता सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आपको बताएं तो जीवों के स्तर पर जो होता है पारिस्थितिकी को शारीरिक पारिस्थितिकी यानी कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं, जिसमें यह समझने का प्रयत्न किया जाता है कि विभिन्न जीव, देखिए जो विभिन्न जीव है, अपने पर्यावरण के प्रति न सिर्फ जीवन यापन के लिए ही बल्कि प्रजनन के लिए भी अनुकूलित होते हैं। तो ये इसका जो है यहाँ पर आप जो है डिटेल से समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शरीर क्रियात्मक पारिस्थितिकी यानी कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पर कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो क्वेश्चन 2 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो निषेचन के बाद जो है पुष्प का जो कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो इसका देखिए ऑप्शन जो हमारा सी है, अंडाशय, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अंडाशय जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों, क्या होता है कि निषेचन के बाद जो है अंडाशय फल में बदल जाता है, क्योंकि केवल अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, तो सत्य फल क्या होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। केवल अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं, और बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है, और पुंकेसर और वर्तिका सूखकर ये झड़ जाती हैं। तो ये आपको जो है यहाँ पर अंडाशय याद रखना है। तो निषेचन के बाद जो है पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सा रोग जल के संक्रमित होने के कारण नहीं होता है। तो जल के संक्रमित होने के कारण नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 3 तो यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए की बात करें बिल्कुल सही है। देखिए, क्या होता है, हेपेटाइटिस बी जो होता है दूषित जल द्वारा नहीं, बल्कि माँ के दूध से बच्चे में और रोगियों की लार और वीर्य या योनि स्राव आदि के द्वारा यह जो है स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करके उसे संक्रमित करता है। और इसकी ऊष्मायन अवधि जो होती है सामान्यतः 4 से 26 यहाँ पर सप्ताह होती है, जबकि शेष रोग जैसे पीलिया है, मोतीझारा और हैजा भी होता है, यह संदूषित जल या खाद्य पदार्थ द्वारा संक्रमित जीवाणु जनित ये रोग होते हैं। तो ये आप इसे जो है समझ सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जैव विविधता की क्षति के का कारण नहीं है। तो जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है, जंतु को जंतुआलय में रखना। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जंतु को जंतुआलय में रखना जैव विविधता क्षति का कारण नहीं है। इनमें क्या होता है, अधिकांश वन्य आवासीय जीवित जंतु रखे जाते हैं। इनमें सभी जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है, जैसे जो होता है नेहरू चिड़ियाघर जो है हैदराबाद में, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा, आपको यहाँ पर जो 4 ऑप्शनों में दे रखे हैं इनमें से कौन सा बहुविखंडन यहाँ पर प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए ऑप्शन डी की बात करें, प्लाज्मोडियम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो दिए गए हमारे विकल्प हैं इसमें प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। यह जीव दोस्तों यहाँ पर अकोशिकी यानी कि एक कोशिकी प्रोटोजोअन जीव है जो मलेरिया के रोग का कारक है और यह अलैंगिक विधि यानी कि बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। लैंगिक प्रजनन के लिए इसे मादा एनाफिलीज मच्छर वाहक की आवश्यकता होती है, यानी कि आप इसे ऑप्शन डी पे यहाँ पर समझ सकते हैं, प्लाज्मोडियम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर है निम्न में से कौन सा पदार्थ है जैव अपघटन में सर्वाधिक समय लेता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा सी है बिल्कुल राइट आंसर है, सी अस्थि यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए रुई, कागज और जूट जो होता है यह सेलुलोज द्वारा निर्मित होने के कारण सूक्ष्म जीवों द्वारा शीघ्र ही जैव अपघटित हो जाते हैं, किंतु दोस्तों जो अस्थियां है ना, अस्थियां जो है खनिज लवणों, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन आदि युक्त होने के कारण ये अपक्षयित होने में बहुत अधिक समय लगाते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 8, तो इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है निम्न में से किन पादपों में सामान्यतः कायिक जनन ही संभव होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, तो यानी कि डी यानी कि ये सभी केला, बांस, इलायची यहाँ पर बिल्कुल सही होंगे। देखिए आपसे पूछा गया है अनेक पादपों में सामान्यतः कायिक जनन ही संभव होता है, इससे जो होता है उत्पन्न सभी पादप आनुवंशिक रूप से जनक पादप के समान ही होते हैं। इसमें जो होता है लिंगी या लैंगिक जनन भी संभव होता है, यानी कि जैसे केला, बांस, इलायची। तो ऑप्शन डी हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, ये सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो सभी लोग यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लैब असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी एग्जाम जो होते हैं साइंस से जहाँ पूछी जाती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है मुख्य अवरोध जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव का हमारे शरीर में प्रवेश रोक देता है उसे क्या कहते हैं, यानी वह क्या है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन 9 में पूछा गया। तो ये है यहाँ पर त्वचा। अब देखिए आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये त्वचा यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए हमारे शरीर पर त्वचा एक मुख्य भौतिक अवरोध है जो सूक्ष्मजीवों के प्रवेश को रोकती है और श्रावण, अवशोषण, विसरण और परासरण द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान करती है। श्वसन तंत्र की एपिथेलियम परत की म्यूकस परत एवं जठरांत मार्ग भी हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को यहाँ पर पकड़ने में तथा शरीर में प्रवेश को रोकने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर है शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है जिसे डॉट डॉट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया तो क्वेश्चन 10 का अगर आप देखिए बेझिझक इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए मूत्र मार्ग, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर जो होता है शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली पेशी ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं और इसके द्वारा यह जो होता है नर यानी कि मानव में मूत्र एवं शुक्राणु को बाहर निकालती है। तो यही हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आता है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया हरित ग्रह गैसें हैं। तो देखिए हरित ग्रह गैसें हैं तो कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पूछा गया है तो यहाँ का जो राइट आंसर है ये सभी। अब देखिए CO2 भी है, CH4 है, C2H6 है, ये जब क्या है सब ये हरित ग्रह गैसें हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें ये भी है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, एथेन आदि हरित ग्रह गैसें हैं। हरित ग्रह गैसें जो होता है जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती हैं, ये आपको पता होना है। तो ऑप्शन डी हमारा ये सभी तीनों बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है इसको। यहाँ पर पूछा गया रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सभागार आदि में ध्वनिरोधी कक्ष बनाने हेतु उपयुक्त पदार्थ है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन 12। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी स्टेरोफॉर्म। देखिए स्टेरोफॉर्म क्या होता है, अगर आप देखें सभागार, रिकॉर्डिंग कक्ष आदि कक्षों को जो है ध्वनिरोधी बनाने में प्रयुक्त ध्वनि अवशोषक पदार्थ स्टेरोफॉर्म कहलाता है। और औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में प्रयुक्त जो कर्ण कवच होता है महीन लकड़ी या रुई द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि
कर्णमप्स में सील बंद तरल या प्लास्टिक फोम का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो इसे जो है क्लोरोस्टेरोफोम कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर है पुष्पी पादपों में निषेचन होता है। अब देखिए पुष्पी पादपों में निषेचन होता है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13। तो ऑप्शन डी की बात करें भ्रूणकोश में, बिल्कुल सही होगा। देखिए पुष्पी पादपों में निषेचन बीजांड के भ्रूणकोश में होता है, और यह जो होता है एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और एक जो होता है द्वितीय केंद्रक होता है। किसमें? आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इसमें भ्रूणकोश में। और इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर एक क्या होता है, कोशिकाएं होती हैं, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं और एक द्वितीय केंद्रक होता है जो बता चुके हैं। और पराग नलिका द्वारा जो होता है प्राप्त 2 नर युग्मकों में एक अंड कोशिका से संयुग्मित, एक दूसरा जो होता है द्वितीय केंद्र से संलयित होकर क्रमशः युग्मज एवं प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक यहाँ पर बनाते हैं। इससे जो होता है, इससे जो क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। तो द्विनिषेचन आप समझ चुके हैं किससे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखा देते हैं सभी यहाँ पर जो ऑप्शन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर जो असत्य है उसको बताना है। तो पहला आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, यानी कि ABCD चारों ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो बी, यानी कि देखिए पिलाई और फिम्बरी जीवाणु कोशिका की गति में सहायक है, बिल्कुल ये कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए जीवाणु की सतह पर पाई जाने वाली जो संरचना होती है पिलाई व फिम्बरी होती है, जो गति में यहाँ पर सहायक नहीं होती है। यहाँ पर लिखा ऑप्शन में कि गति में सहायक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल गलत आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15 आपको देखने को मिलता है कि परागकण डॉट डॉट के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए ये होता है ऑप्शन नंबर ए, परागकोश से जो है यहाँ पर परागकण जो है उत्पन्न किए जाते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन है। देखिए लघु बीजाणु या परागकण परागकोश में उत्पन्न किए जाते हैं, इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकोश पुंकेसर का भाग होता है जिसमें जो होता है परागकणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने, इनके ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, शील ध्रुवीय वातावरण जहाँ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है में कैसे रह पाते हैं भाई, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी कि सील आप समझ सकते हैं कि मछली की बात हो रही है। ध्रुवीय वातावरण जहाँ जो होता है तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है में, इस टेम्परेचर में ये कैसे रह पाती है, आपसे पूछा गया। तो 4 ऑप्शन दे रखे भाई, इसमें आपको बताना है। यहाँ पर है इनकी देह सतह पर लंबे बाल होते हैं, दूसरा है इनकी त्वचा पर नीचे की तरफ वसा की मोटी परत होती है भाई, तीसरा है दोनों ए और बी यहाँ पर हो रही है, और तीसरा है इनमें शीत वातावरण से बचने के लिए आनुवंशिक विनिमय होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का क्या राइट आंसर कौन सा है। तो बी वाला देखिए दोस्तों, इनकी त्वचा पर जो है नीचे की तरफ वसा की मोटी परत होती है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए ठंडे प्रदेशों में के जंतु में जो होता है मोटे फर यानी कि अधस्थ त्वची वसा और सूक्ष्म हाथ पैर पाए जाते हैं, ताकि ये अत्यधिक निम्न टेम्परेचर को यहाँ पर सहने में की क्षमता ये रख सकें। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, यहाँ पर है भारत में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है भाई, आपको यहाँ पर बताना है। देखिए आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइड यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो भोपाल में यहाँ पर गैस त्रासदी जो हुई थी ये किससे संबंधित है, मिथाइल आइसोसाइनाइड से। देखिए थोड़ा सा डिटेल से जाने तो भोपाल में जो है यहाँ पर 2 या 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक निर्माण संयंत्र में दोस्तों दुर्घटना स्वरूप विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC भी कहते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म अगर कहीं पे दिखे तो MIC आप समझ जाइएगा, गैस के रिसाव के कारण जो है उसी रात में यहाँ पर 2000 से 3000 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो बहुत दुखद घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 18, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है। देखिए जो इंसान में जो है ह्यूमन में जो मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर वृक्क आपको दिखाई दे रहा है। तो वृक्क जो है मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो ये क्या होता है, उपापचयी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया को द्रव्य यानी कि जल में घुलित अवस्था में और रुधिर में उपस्थित अन्य विषैले और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का ये कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है कि प्राकृतिक आवास में संरक्षण है। देखिए प्राकृतिक आवास में संरक्षण है क्वेश्चन नंबर 19। तो ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए स्वस्थाने इन सीटू। देखिए
ऐसा संरक्षण जिसमें जैव विविधता का प्राकृतिक आवासों जैसे वनों, चारागाहों और मैदानों में ही संरक्षण किया जाता है। तो इसे जो है स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, कि इन सीटू कहते हैं, आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस संरक्षण में इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं कि जीवों को वे सभी सुविधाएं प्रदान की जाए जिससे वे बिना संघर्ष के अपनी संख्या को बढ़ा सकें। तो इन सीटू यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलता है आपको, तो आपको जो है यहाँ पर देखना है, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। यहाँ पर है अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डॉट डॉट द्वारा बनते हैं। अब भाई किसके द्वारा ये बनते हैं? अमीबा हो गया, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए की बात करें द्विविभाजन, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए अमीबा हो गया, पैरामीशियम और बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन यानी कि बाइनरी फिजन द्वारा जो है ये बनते हैं। और इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जो जनक जीव है अनुकूलित परिस्थिति आने पर 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है और वो प्रत्येक भाग में एक नई संतति का निर्माण करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और यह समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस द्वारा होता है, जिससे 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ये आप समझ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट है। देखिए आपको यहाँ पर एक्सप्लेन पूरा यहाँ पर किया जा रहा है, तो आपको जो है देखना है। तो क्वेश्चन जो है किसी तरह भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है आपको 21। क्वेश्चन नंबर 21 की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जीवों की वे विशेषताएं अकार्यकी, शारीरिकी और व्यवहारिकी। अगर आप देखिए यहाँ पर विशेषताएं करें, अब देखिए जीवों की क्या विशेषताएं होती हैं? अकार्यकी होती है, शारीरिकी और व्यवहारिकी, जो इनके आवासों में इन्हें रहने और प्रजनन योग्य बनाती है। अब क्या कहलाती है आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो इनकी विशेषताएं आपको बतानी है क्या कहलाती हैं जो इनको प्रजनन योग्य यहाँ पर बनाती है। क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर देखिए आपको सभी ऑप्शन दिखा देते हैं। पहला ऑप्शन आप देख लीजिएगा, दूसरा भी है, तीसरा और चौथा। तो इसका जो राइट आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है अनुकूलन, एडेप्टेशंस। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए क्या होता है, जीवों की विशेषताएं जैसे अकार्यकी, शारीरिकी और व्यवहारिकी, जो इनके आवासों में इन्हें रहने और प्रजनन करने योग्य बनाती है, उसे जो कहते हैं यहाँ पर अनुकूलन कहते हैं, यानी कि एडेप्टेशंस। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि जलीय पादपों की अनियंत्रित वृद्धि एवं प्राकृतिक जल में शैवाल प्रस्फुटन प्रायः किसकी उच्च सांद्रता के कारण यहाँ पर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर फास्फोरस की बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जल स्रोतों में जो घुलित ऑक्सीजन होती है एवं जो कार्बनिक पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जो है जलीय पादपों, जलकुंभी और जो शैवाल होते हैं, यानी कि नील हरित शैवाल की बात हो रही है, इसकी जो अनियंत्रित एवं तीव्र वृद्धि जो है शैवाल प्रस्फुटन कहलाती है, जिसका प्रमुख कारण जो होता है दोस्तों यहाँ पर फास्फोरस और नाइट्रोजन की जल में अधिक सांद्रता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर परिवार नियोजन की अस्थायी विधि नहीं है, तो आपसे पूछा गया 23। देखिए यहाँ पर जो आपको बताना है अस्थायी विधि कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन डी की बात करें वैसेक्टोमी। देखिए वैसेक्टोमी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या होता है कि वैसेक्टोमी परिवार नियोजन की एक स्थायी विधि है, जिसमें नर की शुक्र को काट कर जो है बांध दिया जाता है और इसके द्वारा गर्भधारण की समस्या का स्थायी इलाज किया जाता है। तो यहाँ पर जो समस्या है उसको यहाँ पर इलाज किया जाता है इसका, यानी कि ऑप्शन डी वैसेक्टोमी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर 24 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखने को मिल रहा है कि निम्न में से कौन सा पादपों एवं जंतुओं के विलुप्ति की कगार पर पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो देखिए सभी ऑप्शन आपको दिखाते हैं। पहला है विदेशी जाति का आक्रमण, दूसरा आवासों की क्षति एवं विखंडन, तीसरा है सही विलुप्तता और चौथा है अति दोहन। देखिए 24, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 24 का, तो बी वाला देखिए आवासों की क्षति एवं विखंडन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए जैव विविधता की क्षति के 4 प्रमुख कारण हैं, जिसमें आवासों की क्षति का विखंडन यानी कि वनोन्मूलन पादपों तथा जंतुओं की विलुप्ति का प्रमुख कारण है, यानी कि ऑप्शन बी की बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, पुरुषों में व्रण कोष शरीर के बाहर क्यों होते हैं? अब आपसे यहाँ पर पूछा गया 25 का। देखिए अब इसका जो फटाफट यहाँ पर राइट आंसर हम लगाएंगे वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो शुक्राणु होते हैं जो शुक्राणु होते हैं इनके निर्माण के लिए दोस्तों सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की यहाँ पर आवश्यकता होती है और इसीलिए यहाँ पर बाहर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर जो हरगोविंद खुराना जी थे इनको नोबेल पुरस्कार यहाँ पर कब मिला था आपसे पूछा गया, जो यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 27 का वो है ऑप्शन नंबर ए, 1968 में 1968 में इनको जो है यहाँ पर
नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखिए क्यों मिला, किस लिए मिला, ये भी तो थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है। देखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार सन जो है 1968 में डीएनए का प्रयोगशाला में कृत्रिम संश्लेषण के लिए मिला था। डीएनए का जो है इन्होंने जो प्रयोगशाला होती है लैब में यहाँ पर जो है कृत्रिम संश्लेषण किया, तो इसलिए इन्हें जो है 1968 में नोबेल प्राइज से यहाँ पर सम्मानित किया गया। 1968 ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वीप पारितंत्र सर्वाधिक असुरक्षित होता है। अब देखिए आपको दे रखा है यहाँ पर, अब किसके कारण होता है भाई, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला कहता है छोटा आकार एवं कम जाति संख्या के कारण, दूसरा कहता है बड़ा आकार एवं अधिक जाति संख्या के कारण, तीसरा कहता है केवल बड़े आकार के कारण, चौथा कहता है केवल छोटे आकार के कारण। अब द्वीप जो पारितंत्र है, आइसलैंड इकोसिस्टम की बात हो रही है, सर्वाधिक असुरक्षित होता है। और 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा आकार एवं कम जाति संख्या के कारण ऐसा ये असुरक्षित है। अब देखिए छोटा आमाप एवं जातियों की कम संख्या के कारण जो है द्वीप पारितंत्र सर्वाधिक अस्थिर होने के कारण संकटग्रस्त होता है और इन जातियों का संरक्षण करना आवश्यक होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। तो 29 का डी वाला देखिए, या तो अक्स होता है या वाई गुणसूत्र, आप देख सकते हैं, तो पता ही है सभी को, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 वाला आता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ पर कि अनुकूलक ये भी कहलाते हैं। अब कौन कहलाते हैं भाई, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन बी की बात करें यहाँ पर बिल्कुल सही है, बाह्य तापी जो है यहाँ पर अनुकूलक कहलाते हैं। क्या होता है, जो पादप और जंतु होते हैं जिनमें परासरणी दाब और शारीरिक ताप बाह्य वातावरण के अनुसार परिवर्तित होते हैं, उन्हें जो है बाह्यतापी या असमतापी या अनुकूलक भी कहते हैं। तो इन्हें भी आप ध्यान रखें, तो और वर्ड भी आ रहे हैं, बाह्यतापी भी कहते हैं, अनुकूलक भी कहते हैं, और एक और है उसे कहते हैं असमतापी। असमतापी अगर क्वेश्चन है तो इसको भी आप यही मानेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रकाशानुवर्तन किसके कारण होता है। अब भाई किसके कारण होता है 31, तो बी के कारण होता है, यानी कि ऑक्सीजन के कारण। देखिए पादपों में जो प्रकाशानुवर्तन गति होती है ऑक्सीजन के संश्लेषण एवं सांद्रता के कारण होती है। पादपों के शीर्ष भाग में प्रकाश की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन हार्मोन का यहाँ पर संश्लेषण होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रकाशानुवर्तन यानी कि प्रकाशानुवर्तन गति इसी के कारण होती है। नेक्स्ट है 32, आपसे यहाँ पर पूछा गया कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आक्रमणकारी विदेशी जाति नहीं है। 32 यह है ऑप्शन नंबर बी, साइनोडॉन, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए साइनोडॉन जो होता है, यानी कि अब देखिए भाई साइनोडॉन किसे कहते हैं, सभी के यहाँ पर सभी जानते हैं, लेकिन उसका जो है यहाँ पर उसका नेम जो है, जो इसका सही नेम है कोई नहीं मानता। तो साइनोडॉन होता है, इसे कहते हैं दूब घास। जो दूब घास होता है ना, उसी का नाम साइनोडॉन है और विदेशी जाति नहीं है। जबकि शेष जो होता है पार्थेनियम। अब भाई पार्थेनियम क्या होता है, पार्थेनियम जो होता है ये होता है गाजर घास, और आइकॉर्निया जो होता है ये होता है जलकौंभी, यहाँ पर दिखा रखा आपको। एवं जो लैंटना है ना, इससे विदेशी जातियाँ हैं और ये सभी जो है स्थानीय जातियाँ हेतु खतरा है। तो यानी कि साइनोडॉन यहाँ पर जो है विदेशी जाति नहीं है। साइनोडॉन अगर जैसे आप समझें, इसे कहते हैं साइनोडॉन को दूब घास, जबकि सभी जानते हैं एक घास होती है छोटी छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 33 आपसे पूछा गया है पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग है, तो कौन सा मार्ग है 33, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर मूत्र मार्ग बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है कुछ मिलान करना है, कुछ कॉलम दिए गए, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, तो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर देखिए कूट दे रखा है, तो मिला लेते हैं इसको फटाफट हम लोग। तो देखिए हम मिला लेते हैं इसको फटाफट, तो ध्यान से देखिए। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, तो ए की बात करते हैं, कॉलम ए की बात हो रही है यहाँ पर। तो पर्यावरण सुरक्षा जो अधिनियम है ये यहाँ पर आया था 1986, तो ऑप्शन ए वाला 3 से मिलाइएगा 1986, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, तो 1986 यहाँ पर है। और दूसरा है वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। देखिए इंपोर्टेंट अधिनियम है भाई, आपको यह क्वेश्चन में देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए कॉलम बी की बात हो रही है, तो वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम जो है 4 यानी कि 1981 से यहाँ पर मिलेगा ये, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, सभी लोग देखें यहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको सी वाला, जल अधिनियम, तो 1 से है। जल अधिनियम कब आया 1974, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए भाई लास्ट वाला बचा है ऑप्शन नंबर डी, सभी को पता है, शोर सम्मिलित करने हेतु वायु अधिनियम में संशोधन, ये बचा है 1987। अब आपको याद रखना, तो यानी कि हमारा कौन सा कूट यहाँ पर सही बन रहा है, A3B4C1D2, तो यहाँ पर देखते हैं तो कौन सा यहाँ पर सही है। यानी कि अब यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही लग रहा है हमको।
तो हमने मिलाया। देखिए यहाँ पर जो होता है स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर जो है नवंबर 1986 में, कब 1986 में नवंबर में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यहाँ पर लागू किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आता है 35। यहाँ पर पूछा गया समस्थापन है, क्या है भाई समस्थापन आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर आपको बताएंगे यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही है, नियत आंतरिक ताप बनाए रखना, तो समस्थापन इससे कहते हैं। नेक्स्ट है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, भाई किससे जुड़े होते हैं आपसे पूछा गया यहाँ पर, तो ये जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। 36 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए डीएनए के दोनों जो रज्जुक होते हैं ना, नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन के द्विबंध तथा त्रिबंध के द्वारा यहाँ पर जुड़े होते हैं, तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 37, जीवन की उत्पत्ति हुई है तो किससे हुई है, 37 आपसे पूछता है, तो ऑप्शन ए की बात करें सागर में हुई, तो माना जाता है कि सागर में जो है जीवन की उत्पत्ति हुई। देखिए जीवन की उत्पत्ति जो है सर्वप्रथम आदि सागर में रासायनिक यौगिकों के संश्लेषण के फलस्वरूप हुई। प्रथम कोशिका के समय संरचना वाली वस्तु को कोसरवेट कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं 38 आपसे पूछा गया है, तो वीडियो जो है यहाँ पर बढ़ते जा रही है, इसका टाइम भी बढ़ते जा रहा है। निम्न में से कौन सा बहिस्थानीय पादप संरक्षण हेतु प्रयुक्त नहीं होता है 38, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, स्थानांतरण खेती बिल्कुल सही होगा। देखिए स्थानांतरण खेती जो होता है वनोन्मूलन का कारण है, जबकि शेष तीनों जो होते हैं बहिस्थानीय संरक्षण की युक्तियां हैं। वानस्पतिक उद्यान में अध्ययन हेतु पादपों का संरक्षण किया जाता है, और बीज बैंक जनन द्रव्य हेतु बीजों का संग्रहण करता है, और कार्यस्थल जीन बैंक में आनुवंशिक पदार्थों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको चार यहाँ पर जो है जो ऑप्शन है एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 39, योनि डॉट डॉट की ओर जाती है, भाई किसकी ओर जाती है, गर्भाशय की ओर, गर्भाशय ग्रीवा, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिक नलिका। देखिए 39 यहाँ पर पूछा गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो राइट आंसर है 39 का गर्भाशय ग्रीवा, तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही होगा। देखिए योनि होती है जो गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है, यहाँ से अंडाणु जो है फैलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं, और फिर वहाँ जो होता है निषेचन की क्रिया होती है, और उसके द्वारा युग्मज का निर्माण होता है, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 आता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो निम्न में से किसके आंतरिक रासायनिक प्रदूषण के कारण अधिक वायु प्रदूषण होता है, तो किसके कारण होता है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए देखिए कोयले का दहन यहाँ पर सही होगा। देखिए कोयले का दहन आंतरिक रासायनिक प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, यह जलने पर वायुमंडल में कार्बन मुक्त करते हैं, जो ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होकर जो होता है CO2, CO, SO2 और NO2 का निर्माण करता है, और CO की अधिकता बंद कमरे में श्वास रोध के कारण प्राण घातक हो सकती है, ये भी आप ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है शीत निद्रा है। देखिए हाइबरनेशन क्या होता है भाई, हाइबरनेशन की बात हो रही है, तो हाइबरनेशन क्या है, शीत निद्रा। 41, तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें, जमीन के नीचे सर्दी में सोना, तो जमीन के नीचे जो है सर्दी में सोना हाइबरनेशन कहा जाता है उसको। जब हमारी जो है जब बाहरी ताप कम होता है, कुछ बाह्यतापी जंतु तापमान के सापेक्ष निष्क्रिय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखें आप मेढक एवं सर्प आदि जो है ये एग्जाम्पल है इसके। बहुत कम तापमान पर कुछ जंतु जो है एंजाइमों की निष्क्रियता में मर भी सकते हैं, ये भी आप याद रखना है, इसलिए ये जंतु सर्दियों में शीत निद्रा में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि छुई मुई यानी कि मिमोसा पुर्डिका के पत्रक को छूने से उत्पन्न होने वाली गति है, तो कौन सी गति होती है 42, तो बी वाला यहाँ पर सही है, कंपानु कुंचन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, तो भाई तो किसके कमी से हो जाता है 43, तो ये होता है इंसुलिन, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह अथवा यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। इस रोग में जो है रुधिर में शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसका श्रावण जो होता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है, ये भी आपको याद रखना है, बीटा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कि भारत में निम्न में से कौन सा पादप संकटग्रस्त है, तो आपसे पूछा गया है 44, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। उपरोक्त सभी जो हैं ये संकटग्रस्त हैं। देखिए राउल्फिया सर्पेंटाइना, सेंटेलम एल्बम। अब देखिए चंदन का नाम, जो चंदन की लकड़ी होती है ना, उसका नाम जो है सेंटेलम एल्बम और साइकस बेडोनी। उपरोक्त सभी ये जो है संकटग्रस्त हैं। नेक्स्ट है 45 पुंकेसर के भाग है, डॉट डॉट पुंकेसर के भाग है। अब भाई किसके भाग है 45 का आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, प्राकोष और पुतंतु। नेक्स्ट है 46 वायुमंडल में ऑक्सीजन मुख्यतः किसके द्वारा पुनः प्राप्त होती है, तो 46 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, प्रकाश संश्लेषण से, यानी कि ऑप्शन सी आपको यहाँ पर राइट आंसर है। तो देखिए आज के यहाँ पर जो क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए, तो आपको बने रहना हमारे साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।